हेलो। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो आज जूम का फिर से मेरा आवाज़ ये हो रहा है, ठीक है। आपका आवाज़ सुनाई नहीं देगा, तो आपको जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, मुझे लिख के पूछेंगे। हेलो। कल आपको सेमीकंडक्टर्स बताया था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में, ठीक है। आज एप्लीकेशंस देखेंगे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और ये आपको यहाँ भी पढ़ना है। देन सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स फाइंड्स अ ग्रेट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। स्क्रीन नहीं दिख रहा, वापस से शेयर कर रहा हूँ, दिखता है तो यस लिखिए। स्क्रीन दिख रहा सबको? ठीक है, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशंस है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का। तो सबसे पहला पॉइंट, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स फाइंड्स अ ग्रेट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मोबाइल के कंपोनेंट्स हो गए, रेडियो वगैरह के हो गए, तो उन सब में इनका एप्लीकेशंस है। डायोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। Then तीसरा पॉइंट है, transistors manufactured by keeping a layer of one type of semiconductor between two layers of another type of semiconductor। मतलब ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चर करने में भी इनका काम आता है। Then NPN and PNP type of transistors are used to detect or amplify radio or audio signals। उसके बाद नेक्स्ट यूज है, द सोलर सेल is an efficient photodiode used for conversion of light energy into electrical energy। Next है gallium arsenide semiconductors have very fast response and have transformed the design of semiconductor devices। Next है transition metal oxides show marked differences in electrical properties and TiO, CrO2 and ReO3 behave like metals। ये ऐसे सेमीकंडक्टर्स है जो metals की तरह behave करते हैं। Then rhenium oxide resembles metallic copper in terms of its conductivity and appearance। Certain other oxides like VO, VO2, VO3 and TiO3 exhibit metallic or insulating properties depending on temperature। तो ये different types of applications हैं, लेकिन एग्जाम में आपको इतना सारा, आपके बोर्ड एग्जाम में इतना सारा एप्लीकेशंस लिखना नहीं है। कम से कम 3, 4 या 5 लिखेंगे तो बहुत होगा। तो जो भी इसमें से आपको जो आसान लगता है याद करना, आप उसी को याद करेंगे सिर्फ। तो नेक्स्ट है सुपर कंडक्टिविटी। देखो सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं किसको है, कि जब भी किसी मेटल में अगर उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो हम उसको सुपर कंडक्टर कहते हैं। उस मेटल को या उस एलिमेंट को सुपर कंडक्टर कहा जाता है, और उसकी जो प्रॉपर्टी है, फिनोमेना है, उसको हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो we know that electrical resistance of metals vary with temperature। तो metals का जो resistance है
वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़े घटेगा वैसे वैसे वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बढ़े घटेगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस घटना चाहिए एंड बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो नियर द एब्सोल्यूट जीरो। मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है किसी मेटल का वो जीरो हो जाएगा, और उस कंडीशन में जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमको मिलेगा उस मेटल से हम उसको कहेंगे सुपर कंडक्टिविटी, और वैसे सब्सटेंस को हम कहेंगे सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर कहेंगे। और ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के अंदर भी आता है। मैंने आपको 11th में काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ मैटर लिखवाए थे, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी वगैरह है। उसी टाइप का सुपर कंडक्टर भी एक होता है। ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर में गिना जाता है। The materials in this state are said to possess superconductivity, and the temperature at which it behaves as superconductor is called as transition temperature। मतलब जिस टेम्परेचर पे जो भी मेटल है वो सुपर कंडक्टर की तरह अगर बिहेव करेगा तो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। हर मेटल्स के लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव ट्रांजिशन टेम्परेचर बिटवीन 2 केल्विन एंड 5 केल्विन। बहुत सारे मेटल्स हैं जिनका ट्रांजिशन टेम्परेचर इन दो टेम्परेचर रेंज के बीच में रहता है। फॉर alloys of niobium the transition temperature is 23 केल्विन। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एग्जाम में। एप्लीकेशंस, पहला एप्लीकेशन है मेकाट्रॉनिक्स। मेकाट्रॉनिक्स एक ब्रांच है जिसमें मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को मिक्स किया जाता है और तब स्टडी किया जाता है। देन सेकंड यूज है इसका इन मेकिंग लार्ज मैग्नेट्स, बड़े बड़े मैग्नेट बनाने के काम में आते हैं। देन तीसरा है इन पावर ट्रांसपोर्टेशन एंड इन लेविटेशन ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज ट्रेन्स विच मूव इन एयर विदाउट रेल। मतलब ये उन उस जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे पटरियाँ नहीं होती और उसके पटरियों के ऊपर ट्रेन चलती है, मतलब पटरियों के टच नहीं करता ट्रेन, और वैसे ट्रेन के वहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी का यूज है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी हमने जो भी पढ़ा है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज था। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दीज टू प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर से। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन, वन इज ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस एंड द अदर इज स्पिन अलोंग इट्स ओन एक्सिस। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा था ये कि जो मोशन है जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है एटम के न्यूक्लियस के चारों साइड, तो उस को हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पे वो गोल गोल घूमता रहता है, रोटेशन करता है, उसको हम स्पिन एक्सिस, उसको स्पिन रोटेशनल कहते हैं, स्पिन मोशन कहते हैं उसके खुद के एक्सिस के ऊपर। तो इन दोनों मोशन के वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है किसी भी एटम में। इन दोनों मोशन के वजह से या इलेक्ट्रॉन्स के दोनों मोशन के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपको बताएगा कि कोई भी एलिमेंट कितना ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो दीज टू मोशंस जनरेट ए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्ट्स एज ए माइक्रोमैग्नेट हैविंग परमानेंट ऑर्बिटल एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। द फंडामेंटल मैग्नेटिक मोमेंट इज द बोर मैग्नेटॉन। ये जो है ये यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट को नापने के लिए, बोर मैग्नेटॉन, और एंड इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के वजह से सॉलिड्स को भी बहुत पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहला है पैरामैग्नेटिक। मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं पैरामैग्नेटिक, देन डायमैग्नेटिक वगैरह। तो पैरामैग्नेटिक वैसे सब्सटेंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा तो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होते हैं, उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है बहुत कम होती है। The substances which are weakly attracted by the magnetic field is known as paramagnetic. These have permanent magnetic dipole due to unpaired electron. Example TiO2, VO2, CuO, copper oxide, oxygen, FeSO4. These substances the magnetic properties once the magnetic field is removed. इस लाइन में कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड।
ये जो सब्सटेंसेस है, ये जो सब्सटेंसेस है, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिमूव हो जाती है, मतलब हट जाते हैं कब, जब हम मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं, तब इस लाइन का वो मतलब मैं एडिट टिक करके आपको दे दूंगा। देन सेकंड है हमारा फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक वैसे सब्सटेंसेस है जो मैग्नेट से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मतलब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होता है। So these are the substances which are strongly attracted by the magnetic field. These also possess permanent magnetic dipole due to unpaired electrons relatively more than paramagnetic. Example: iron, cobalt, nickel, chromium oxide, etc. This substance retains magnetic property in absence of magnetic field. ये देखिए, ये जो आपको डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाया गया है इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, कि जितने भी डायपोल मोमेंट बनते हैं, डायपोल मोमेंट क्रिएट होते हैं, वो सभी एक डायरेक्शन में होते हैं, और ऐसे मटेरियल्स को हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को फेरोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो फेरोमैग्नेटिज्म इज ड्यू टू स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में जितने भी मैग्नेटिक डायपोल है वो सब एक ही डायरेक्शन में होंगे, और ऐसे मटेरियल को हम फेरोमैग्नेटिक कहेंगे। और ऐसे मटेरियल सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। कई बार एग्जाम में आपको डायरेक्टली ये एरो मिलता है और पूछता है कि इसमें से फेरोमैग्नेटिक कौन है। देन नेक्स्ट आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक में कैसा है, देखिए फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक का स्ट्रक्चर देखिए, डायपोल का जो अलाइनमेंट है वो देखिए। फेरोमैग्नेटिक में सभी एरोज एक ही साइड की ओर है, लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक में सब पैरेलली है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर की ओर, दूसरा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं या सब्सटेंसेस कहते हैं। तो क्या लिखा है, when the alignment of dipole gives net magnetic moment equal to 0 is known as anti-ferromagnetic। जब ये क्या करते हैं, एक डायपोल मोमेंट दूसरे डायपोल मोमेंट को कैंसिल करता है, फिर ये डायपोल मोमेंट इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, और इसके वजह से हमको जो नेट डायपोल मोमेंट मिलेगा वो 0 मिलता है। तो इस वजह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, और इनको हम एंटी फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है MnO, Mn2O3। Then next है फेरी मैग्नेटिक। When the magnetic dipoles are oriented in parallel and anti-parallel direction in unequal number। देखिए यहाँ पे जो ड्राइंग दिखाया है, देखिए तीनों ड्राइंग में थोड़ा थोड़ा फर्क है। फर्क क्या है कि सबसे पहला जो फेरी मैग्नेटिक था, जो फेरोमैग्नेटिक था, उसमें सभी डायपोल जो है मैग्नेटिक डायपोल वो एक ही डायरेक्शन की ओर है। एंटी फेरोमैग्नेटिक में कैसा है, एक ऊपर एक नीचे, मतलब पैर अपोजिट स्पिन है दोनों का, सॉरी स्पिन नहीं, अपोजिट है मैग्नेटिक डायपोल एक दूसरे के, और यहाँ पे नेट डायपोल जो है 0 मिलता है। लेकिन फेरी मैग्नेटिक में अपोजिट होता है, लेकिन एक के बाद एक नहीं होता। जैसे एक ऊपर है, यहाँ दो नीचे है, फिर एक ऊपर है, फिर दो नीचे। ये ऐसा भी हो सकता है कि एक ऊपर हो, तीन नीचे हो, फिर एक ऊपर हो, फिर चार नीचे हो। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, और ये भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होता। तो डायपोल मोमेंट 0 कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ एंटी फेरोमैग्नेटिक में। बाकी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक में डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। देन लास्ट है आपका डायमैग्नेटिक। ये वैसे सब्सटेंसेस हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं, मतलब मैग्नेट से जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो द सब्सटेंसेस व्हिच आर इजीली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होंगे उनके सभी इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड होने के वजह से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाते। दे हैव ऑल देयर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके पेयर होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं, इस वजह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं दिखाता। एग्जांपल क्या है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स, इनर्ट गैस, नॉन मेटालिक एलिमेंट एक्सेप्ट O एंड सल्फर, ट्रांजिशन मेटल सच एज जिंक, कैडमियम, मरकरी, TiO2, V2O5, ये सब आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। और आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब मैं आपको स्क्रीन दिखा के रखता हूँ, आप एक बार पढ़िए, और जो आपको डाउट है वापस से पूछते चले जाइए।
एक बार आप पूरा एक एक लाइन पढ़ते चले जाइए, जो डाउट है आप पूछते चले जाइए। तो मेकाट्रॉनिक्स जो है, मेकाट्रॉनिक्स एक्चुअली ब्रांच है। इस ब्रांच में हम वैसी चीज़ों को पढ़ते हैं जो मैकेनिकल फील्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड दोनों को मिला के बनाया था। ये एक तरह ये आपका इंजीनियरिंग का ब्रांच है। हम लोग इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट पढ़ते थे मेकाट्रॉनिक्स। जैसे मैकेनिकल फील्ड के जो भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड की जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ को पढ़ा जाता है। ठीक है।
फेरोमैग्नेटिक आपका परमानेंट मैग्नेट बनता है। देन डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है? डायामैग्नेटिक बिल्कुल भी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, और पैरामैग्नेटिक जो है वो थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होता है। TiO2 सम कंडीशन जो है केमिस्ट्री एक्सेप्शनल केसेस बहुत डील करता है। देखो मैंने यहाँ एक नोट भी करके दिखाया है आपको, इस जगह पर इसको देखिए, यहाँ जो नोट है, नोट पे ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ के देखिए एक बार। हो गया सबका? और कोई डाउट है इसमें किसी को? अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो फिर स्टेप अप रिएक्शन आपको आज बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कुछ रिएक्शंस के, रिएक्शंस कैसे पढ़ना है। है तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए, डाउट्स नहीं है तो नो लिखिए ताकि आगे बढ़ो मैं। स्क्रीन दिख रहा सबको? स्क्रीन सबको दिख रहा है? दिख रहा है तो यस लिखें, फिर आगे बढ़ूंगा। अभी दिख रहा है? चलिए ठीक। देखिए स्टेप अप रिएक्शन जो है, देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस काफ़ी सारे हैं, और हर किसी का कुछ ना कुछ तरीका है पढ़ने का या लिखने का। तो उसमें से ऑर्गेनिक रिएक्शंस को सबसे पहले दो हिस्सों में बांटा गया है, जैसे एलिफेटिक और दूसरा है एरोमेटिक। एलिफेटिक वो रिएक्शंस हैं जो स्ट्रेट चेन वाले दिखाते हैं, तो हम कह सकते हैं एलिफेटिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच डील्स ओनली विद द स्ट्रेट चेन रिएक्शंस और स्ट्रेट चेन कार्बन्स, क्योंकि हमको ज़्यादातर रिएक्शंस कार्बन और उसके कंपाउंड्स का पढ़ना है। दूसरा होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक में हमें ज़्यादातर बेंजीन और बेंजीन से जुड़े हुए कंपाउंड्स ही पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला एलिफेटिक रिएक्शन देखेंगे। एलिफेटिक रिएक्शन तीन तरह के होते हैं।
पहला है हमारा स्टेप अप रिएक्शन या स्टेप अप कन्वर्जन कह लीजिए, दूसरा होता है स्टेप डाउन रिएक्शन और स्टेप डाउन कन्वर्जन, और तीसरा होता है सिंपल रिएक्शंस। ठीक, तो स्टेप अप कन्वर्जन में क्या है, स्टेप अप कन्वर्जन आपको जो मिलेगा एग्जाम में या लिखने के लिए, उसमें एक कार्बन अधिक होता है प्रोडक्ट का। स्टेप अप कन्वर्जन वैसे रिएक्शंस हैं जिसमें प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या रिएक्टेंट से एक अधिक होती है, या यूं कहिए एक से भी अधिक हो सकती है, पर लेकिन रिएक्टेंट के जस्ट बराबर नहीं हो सकता। देन स्टेप डाउन रिएक्शन क्या है कि जो प्रोडक्ट में जो कार्बन की संख्या होगी वो रिएक्टेंट से कम होगी, और जो सिंपल कन्वर्जन्स होंगे उसमें कार्बन की संख्या सेम रहती है, बराबर रहती है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बदल जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, एलिफेटिक कन्वर्जन्स तीन तरीके का होता है। सबसे पहला स्टेप अप कन्वर्जन जो यहाँ मैंने लिख रखा है। स्टेप अप कन्वर्जन में क्या है कि जो प्रोडक्ट होगा उसका कार्बन का संख्या रिएक्टेंट से ज्यादा होगा। स्टेप डाउन कन्वर्जन में प्रोडक्ट का कार्बन का संख्या रिएक्टेंट से कम होगा। और सिंपल कन्वर्जन्स में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कार्बन की संख्या बराबर होगी, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा। तो बारी बारी से हम सब देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप अप कन्वर्जन, दिस इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट हैज वन कार्बन मोर देन द रिएक्टेंट। तो अभी ये एक रोड मैप मैंने दिखा रखा है आपको, यहाँ पे ये तरीका दे रखा है कि किसको कैसे हम कब यूज करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिए कि स्टेप अप कन्वर्जन में आपको सबसे पहले साइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है। दिस इज द बेसिक रिएक्शन। जैसे अगर हमको अल्कोहल दिया जाए या फिर ये हलाइड ग्रुप दिया जाए, अल्काइल हलाइड, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे साइनाइड ग्रुप में, और उसके बाद हमको जो करना है वो करेंगे। जैसे अगर हमको हलाइड में आना है तो सबसे पहले हमने हाइड्रोकार्बन लिया, CH ग्रुप लिया, जैसे CH4 अगर ले लिए, उसका फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कराएंगे Cl2 के साथ, तो CH4 प्लस Cl2 हमको क्या देगा, CH3Cl प्लस HCl देगा। ठीक है, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं बोर्ड पे। जैसे फर्स्ट हमारा हैलोजिनेशन रिएक्शन है, तो CH4 प्लस Cl2 हमको क्या दे देगा, CH3Cl प्लस HCl। ये हमारा पहला बेसिक रिएक्शन है। कहाँ से जाने के लिए, तो हाइड्रोकार्बन से अल्काइल हलाइड में जाने के लिए। मैंने आपको रिएक्शन दिखा रखा है, RCl ये हमारा अल्काइल हलाइड हो जाएगा। तो ये हमारा पहला स्टेप है कि हम हाइड्रोकार्बन से डायरेक्टली अल्काइल हलाइड में कैसे जा सकते हैं। देन दूसरा क्या तरीका है कि अगर अल्कोहल आपको दिया है, तो अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड में कैसे जाएंगे, तो अल्कोहल को हम रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ और NH2Cl2 के साथ, तो हमको मिलेगा अल्काइल हैलाइड। जैसे हमने यहाँ देखा, हाइड्रोकार्बन को Cl2 के साथ रिएक्ट कराया तो हमको अल्काइल हैलाइड मिला, और अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे HCl या NH2Cl2 के साथ तो हमको अल्काइल हैलाइड मिलेगा। अभी मान लीजिए आपको ये दिया रहे, हाइड्रोकार्बन दिया रहे चाहे अल्कोहल दिया रहे, तो हम इन दो जगह से सबसे पहले हलाइड में आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन डायरेक्टली हलाइड दिया रहे, RCl दिया रहे चाहे RX के टर्म में दिया रहे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि इस चीज को हम कन्वर्ट करेंगे साइनाइड ग्रुप में। तो अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको सबसे पहला प्रोडक्ट मिलेगा RCN। सबसे पहला बेसिक काम हमारा है कि हम इसको साइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद साइनाइड ग्रुप को हम रिएक्ट करा सकते हैं किसके साथ, ये एक एसिड है H3O+, ये एसिड है, तो RCN के साथ रिएक्ट कराएंगे, हमको क्या मिल जाएगा, RCOOH। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि एक हलाइड ग्रुप को, अगर हम हलाइड ग्रुप को कन्वर्ट करना चाहे कि हलाइड ग्रुप को कन्वर्ट कीजिए एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो हमको सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा इसको साइनाइड ग्रुप में और फिर रिएक्ट कराना होगा इसके साथ, तब जाके हमको ये
कार्बोजिलिक एसिड मिलेगा। या फिर क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक अल्कोहल दिया है, अल्कोहल को आप कन्वर्ट कीजिए डायरेक्टली कार्बोजिलिक एसिड में। तो इस अल्कोहल को सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा मुझे अल्काइल हैलाइड में, फिर अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करना होगा इस साइनाइड में, फिर साइनाइड को कन्वर्ट करना होगा मुझे कार्बोजिलिक एसिड में। तो ये जो रोड मैप है इसको हम लोग इस टाइप से यूज करते हैं। उसके बाद साइनाइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अमाइड ग्रुप में RCH2NH2 किसके मदद से, LiAlH4 की मदद से। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि साइनाइड को कन्वर्ट कीजिए अमाइड ग्रुप में, तो वहां पे हम इस चीज को यूज करेंगे। या फिर क्या क्वेश्चन दे सकता है कि हलाइड को कन्वर्ट कीजिए आप अमाइड ग्रुप में, तो हलाइड सबसे पहले कन्वर्ट होगा साइनाइड में, फिर साइनाइड कन्वर्ट होगा अमाइड में। तो ये तरीका है हर किसी चीज को चेंज करने का और स्टेप अप रिएक्शन दिखाने का, मतलब एक कार्बन ज्यादा दिखाने का। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या आपके पास अल्कोहल में अगर R की जगह हमने CH3 डाल दिया तो ये एक कार्बन है जिसको हम कहेंगे मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल कन्वर्ट होगा सबसे पहले मिथाइल क्लोराइड में, फिर मिथाइल साइनाइड में, और फिर आपको मिलेगा इथाइल अमाइड। तो अगर हम अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक कार्बन था और हमारा यहाँ पे कितना कार्बन हो गया, 2 कार्बन। तो हम इसी चीज को स्टेप अप रिएक्शन कहते हैं। देन अगर मिथेनॉल को या मिथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करना हो इथाइल अल्कोहल में, तो हम इस रास्ते से जाते हुए यहाँ तक जा सकते हैं और हम मिथाइल अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन तरीका ये भी है कि कार्बोजिलिक एसिड में कन्वर्ट कीजिए और फिर इसमें कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद अगर मिथाइल क्लोराइड क्वेश्चन में दिया है और कहता है इथाइल क्लोराइड बनाइए, तो हम यहाँ से होते हुए ऐसे होते हुए फिर यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ पे जाके हम इथाइल क्लोराइड बना सकते हैं। दिस इज द स्टेप अप रिएक्शन, मतलब एक कार्बन प्रोडक्ट का बढ़ जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे कार्बन को लेके या जो रोड मैप यहाँ दिया गया है उसको लेके। इसके साथ एक और रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, जो हमने पढ़ा है 11th में। देखिए वुड्स रिएक्शन में क्या है कि डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े कार्बन्स के लिए। मान लीजिए हमको डायरेक्टली कन्वर्ट करना है कि एक अल्काइल हैलाइड दिया है, उसको डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर कीजिए इसके हायर कार्बन्स में। तो इस टाइप का एग्जांपल यूज करेंगे RCl प्लस 2Na प्लस Cl प्लस ClR या RCl कहिए, आपको क्या देगा RR, मतलब 2 R वाले मॉलिक्यूल देंगे या कंपाउंड देंगे प्लस 2NaCl। तो जो सोडियम है ये दोनों क्लोरीन को लेके बाहर चला जाएगा और ये जो एक R है और ये एक R है ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम हायर कार्बन्स डायरेक्टली यहाँ से हम बना सकते हैं हायर नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए। तो यहाँ पे हमको इथेन मिल सकता है डायरेक्टली, देन ब्यूटेन मिल सकता है डायरेक्टली। ठीक है, अभी आप इसको पूरा रोड मैप को एक बार अच्छे से देखिए ताकि आप बाद में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। काफी क्वेश्चन, मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिख रखा है, करीब 15 क्वेश्चन है। इन 15 क्वेश्चंस को आपको इन सब को देख देख के बनाना है। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे इसको लिखने का, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। आप सोचें कि मैंने एक बार देख लिया है कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप इसको कम से कम तब तक लिखें जब तक कि आपको ये पूरा याद ना हो जाए, और उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे इस स्टेप अप रिएक्शंस के लिए। तो एक बार आप पूरा का पूरा रिएक्शन देखिए, उसके बाद फिर पूछिए। सिर्फ ऊर्ज रिएक्शन वाला जो प्रोसेस है उसको छोड़ के आपको किसी भी चीज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले साइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट करना होगा। चाहे हलाइड अल्काइल हलाइड दिया रहे चाहे अल्कोहल दिया रहे, आपको दोनों को सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा साइनाइड CN ग्रुप में, और उसके बाद आपको बाकी सब में कन्वर्ट करना होगा।
हाँ चिन्मय। हेलो हेलो। हाँ सर, देखिए पूछ रहे आवाज थे। आपका नहीं आ हेलो रहा है, तो आप कोई डाउट है वो लिख के पूछिए। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। ये आवाज मुझे नहीं आ रहा किसी का, तो जिनको भी जो डाउट है आप लिख के हेलो पूछिए। और ये जो स्टेप अप रिएक्शन आपको दिए हैं, ये आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि एक बार लिख लिए तो हो गया। हर 2 दिन 3 दिन या 4 दिन पे आपको एक बार लिख के पक्का प्रैक्टिस करना है। शिवनंदन डाउट है तो लिख के पूछिए। देखो ये जो रिएक्शंस है, ये प्रैक्टिकल रिएक्शंस है जो आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ हम कुछ भी लैब में बना के टेस्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम लैब में कुछ भी टेस्ट नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, स्टेप अप रिएक्शंस है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, रिएक्शंस आपको याद करना पड़ेगा। ये शॉर्ट तरीका है याद करने का। मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल रखा है, आप उससे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। एक बार फिर से देख लीजिए, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और फिर से बता दूं, ये आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है